Hello guys, once again, welcome back my YouTube channel Word of Polymer and Plastics. Today we will discuss about different nature of polymer like crystalline nature, semi-crystalline nature and amorphous nature. So friends, I am going to explain the different natures of polymers. नेचर ऑफ पॉलीमर्स जो कि तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज अ क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स, सेकेंड वन इज अ सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स एंड थर्ड वन इज अ एमार्फस पॉलीमर्स. Polymers, plastics, elastomers or rubber are made up of long chain of molecules and may be amorphous or crystalline. The structure of polymer is defined in terms of crystallinity. जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका नेचर आइदर एमार्फस होगा या तो क्रिस्टलाइन होगा. द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टलिनिटी, जिसको हम पॉलीमर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्रिस्टलिनिटी के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. Crystalline or semi-crystalline polymers have highly ordered molecular structure. These do not soften as the temperature rise, but rather have a defined and narrow melting point. This melting point is generally above that of the upper range of amorphous thermoplastics. Means friend, जो हमारे क्रिस्टलाइन और सेमी क्रिस्टलाइन नेचर के पॉलीमर्स होते हैं उनकी जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होती है वो हाईली ऑर्डर्ड होते हैं और ये जनरली टेम्परेचर देने पे सॉफ्ट नहीं होते हैं. और जो इनकी मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ही शार्प होती है. नैरो मीन्स बहुत ही शार्प होती है, जो कि एक हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये इनका मेल्टिंग पॉइंट शो होता है. और जो इनकी मेल्टिंग पॉइंट होती है वो जनरली एमार्फस थर्मोप्लास्टिक से एबव होती है. बात करें इसकी एग्जांपल्स की तो जैसे हमारा पॉलीओलिफिन्स है, पीक है विच इज आल्सो नोन एज पॉलीईथर ईथर कीटोन, पेट है, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट, पोम, पॉलीऑक्सी मेथाइलिन एंड मेनी मोर. Amorphous polymers have a random molecular structure that does not have a sharp melting point. मीन्स फ्रेंड, जो हमारे एमार्फस पॉलीमर्स होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो शार्प नहीं होती है, ब्रॉड कर्व में उनकी मेल्टिंग पॉइंट होती है. और जो इनकी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होती है वो रैंडम मैनर में होती है, एक ऑर्डर्ड मैनर में ना होकर एक रैंडम मैनर में होती हैं. एमार्फस मटेरियल सॉफ्टन ग्रेजुअली एज टेम्परेचर राइजेज. मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे एमार्फस मटेरियल होते हैं वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. एमार्फस मटेरियल्स आर मोर सेंसिटिव टू स्ट्रेस फेलियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. जो इनमें हाइड्रोकार्बन्स की जो अरेंजमेंट होती है उसकी वजह से इनमें स्ट्रेस के फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एमार्फस मटेरियल में. और बात करें हम इसके एग्जांपल्स की तो जैसे हमारा पीसी है विच इज आल्सो नोन एज पॉलीकार्बोनेट, जीपीपीएस जनरल पर्पज ऑफ पॉलीस्टायरीन, पीएमएमए विच इज आल्सो नोन एज पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट, एबीएस विच इज आल्सो नोन एज एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन. क्रिस्टलिनिटी इन पॉलीमर, आप फ्रेंड्स फिगर में यहाँ दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं. जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया क्रिस्टलाइन पॉलीमर के बारे में, तो क्रिस्टलाइन आप देख सकते हैं कि ये एक हाईली ऑर्डर्ड मैनर वे में होते हैं. और जो हमारे एमार्फस नेचर के पॉलीमर होते हैं उनका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, वो रैंडम मैनर में होते हैं. और जो हमारे सेमी क्रिस्टलाइन होते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ बोथ, वो कुछ परसेंट में क्रिस्टलाइन होते हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाईली ऑर्डर्ड मैनर वे में है, और कुछ परसेंट में डिसऑर्डर्ड वे में होते हैं, उनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता है. पॉलीमर क्रिस्टलिनिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल पॉलीमर. जो क्रिस्टलिनिटी या पॉलीमर होती है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट होते हैं जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे. पॉलीमर एग्जिस्ट बोथ इन एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म. जो हमारे पॉलीमर होते हैं वो क्रिस्टलाइन और एमार्फस दोनों फॉर्म में होते हैं. क्रिस्टलिनिटी इज इन इंडिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्रिस्टलाइन रीजन इन पॉलीमर विथ रिस्पेक्ट टू एमार्फस रीजन. मीन्स फ्रेंड, जो हमारा पॉलीमर होता है वो उसमें जो एमार्फस रीजन के बीच में जो हमारे इस तरह के ऑर्डर्ड शो होते हैं वो होते हैं हमारे क्रिस्टलिनिटी ऑफ पॉलीमर. इंडिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्रिस्टलाइन रीजन, जो कि एमार्फस रीजन में कुछ अमाउंट में क्रिस्टलाइन रीजन होते हैं.
it can be seen that part of molecules are arranged in regular order. These region are called crystalline region. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक हाईली ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज होते हैं, जिसको हम क्रिस्टलाइन रीजन बोलते हैं, जो कि आप यहाँ सेमी क्रिस्टलाइन में देख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है वो एक हाईली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन रीजन को शो कर रहे हैं. नो पॉलीमर इज कम्प्लीटली क्रिस्टलाइन. If you are making plastic, this is a good thing. Crystallinity makes a material strong, but it also makes it brittle. अगर कोई भी पॉलीमर के अंदर हमारे क्रिस्टलिनिटी परसेंटेज ज़्यादा है तो उसके अंदर ब्रिटलनेस नेचर आता है. नो पॉलीमर इज़ कम्प्लीटली क्रिस्टलाइन. कोई भी पॉलीमर हमारा पूरी तरीके से क्रिस्टलाइन नहीं होता है. उसके अंदर कुछ परसेंट में हमारे एमार्फस रीजन होते हैं और कुछ परसेंट में हमारे क्रिस्टलाइन रीजन होते हैं. A completely crystalline polymer would be too brittle to be used as plastic. The amorphous region give a polymer toughness, that is the ability bend without breaking. मीन्स फ्रेंड, जो हमारे पूरी तरीके से क्रिस्टलाइन नेचर शो करते हैं पॉलीमर के अंदर, मतलब क्रिस्टलिनिटी परसेंटेज ज़्यादा होती है तो उसमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है. और जिस भी पॉलीमर में हमारे कुछ अमाउंट में एमार्फस रीजन पाए जाते हैं विथ क्रिस्टलाइन नेचर के साथ, तो उनमें उस पॉलीमर में टफनेस की भी प्रॉपर्टी होती है. और टफनेस का मीन्स मतलब बेंड विदाउट ब्रेकिंग, मतलब उसको अगर हम बेंड करेंगे तो बिना ब्रेक हुए बेंड हो जाएगा, जिसको हम टफनेस के टर्म में शो कर रहे हैं. मोस्ट क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स आर नॉट इंटायरली क्रिस्टलाइन. द चेन्स आर पार्ट्स ऑफ चेन दैट आर नॉट इन द क्रिस्टल, have no order to the arrangement of their chains, they are in the amorphous state. आप यहाँ दिए गए फिगर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारे स्पेस हैं, जो हमारे ये आप देख सकते हैं कि इसको हम एमार्फस रीजन बोलते हैं. और जो हमारे ये एक एरो के द्वारा यहाँ पे एक डार्क शेड में जो लाइनें आई हैं, ये हमारे क्रिस्टलाइन रीजन को शो कर रहे हैं, जिसको हम लैमिला बोलते हैं. अ क्रिस्टलाइन पॉलीमर रियरली हैव टू कंपोनेंट. मीन्स फ्रेंड, जो हमारे क्रिस्टलाइन पॉलीमर होते हैं उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक हमारा होता है एमार्फस पोर्शन, एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन पोर्शन. द क्रिस्टलाइन पोर्शन इज इन द लैमिलाई एंड द एमार्फस पोर्शन इज आउटसाइड द लैमिलाई. मीन्स फ्रेंड, जो हमारा क्रिस्टलाइन पोर्शन है उसको हम लैमिला बोलते हैं, और जो हमारा एमार्फस रीजन है लैमिला को छोड़ के उसको हम एमार्फस पोर्शन बोलते हैं. आप यहाँ दिए गए फिगर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए ये फिगर यहाँ पे लगाया हुआ है. आप इस सेकंड फिगर में देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कॉर्न के दाने हैं वो हाईली ऑर्डर्ड मैनर वे में एक लीनियर स्ट्रक्चर में ऊपर से लेके नीचे तक शो हो रहे हैं. और जो हमारा पहला वाला कॉर्न है, इसमें आप देख सकते हैं कि कॉर्न के जो दाने हैं वो ना ही लीनियर हैं और ना ही एक हाईली ऑर्डर्ड मैनर वे में है. मतलब एक कुछ यहाँ पे है तो कुछ यहाँ पे है तो कुछ यहाँ पे है, मतलब देखने से लग रहा है कि ये ब्रांचिंग शो हो रहे हैं, कोई लीनियर ऑर्डर इसमें शो नहीं हो रहा है. तो जिस भी पॉलीमर का स्ट्रक्चर ऐसा होगा वो एमार्फस नेचर का पॉलीमर कहलाएगा, और जो इस हाईली ऑर्डर्ड मैनर वे में स्ट्रक्चर जिस पॉलीमर का होगा वो क्रिस्टलाइन पॉलीमर का होगा. बात करें डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी की. द डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ पॉलीमर दैट इज क्रिस्टलाइन एंड इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मास फ्रैक्शन और द वॉल्यूम फ्रैक्शन. मीन्स फ्रेंड, जो हमारी क्रिस्टलिनिटी होती है वो किसी भी रीजन में फ्रैक्शन अमाउंट में, पॉलीमर के फ्रैक्शन अमाउंट में शो होती है. आइदर या तो वो किसी पर्टिकुलर मास के रेफरेंस में होगा, या तो वो किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के रेफरेंस में हम देखेंगे कि उसमें डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी कितनी है. या अगर हम मास फ्रैक्शन में अगर देखेंगे तो उसमें भी हम यही देखेंगे कि पर्टिकुलर मास में कितनी परसेंट डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी है. फॉर सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर द डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी इज वन ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर सिंस इट रिफ्लेक्ट्स द सैम्पल्स मॉर्फोलॉजी एंड डिटरमाइंस वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर्स. मीन्स फ्रेंड, जो हमारी डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी होती है उससे हम बहुत सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो पॉलीमर के होते हैं उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसके हम मार्फोलॉजी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पता कर सकते हैं डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी से.
The degree of crystallinity has significant influence of hardness, density, transparency and diffusion. Means friend, अगर डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी ज़्यादा होगी तो वो हाईली डेंस होंगे, लेस ट्रांसपेरेंस होंगे और हार्ड ज़्यादा होंगे. अगर डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी कम होगी तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होंगे, लेस डेंस होंगे. DSC is used to determine degree of crystallinity. The other method are X-ray diffraction, density measurement, NMR and IR, infrared spectroscopy. मीन्स फ्रेंड, हम डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री के थ्रू हम डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी को मेजर कर सकते हैं, या तो हम XRD, जिसको हम एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक भी बोलते हैं, उसके थ्रू भी हम नेचर ऑफ पॉलीमर या के जो अंदर डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी होती है उसको मेजर कर सकते हैं. NMR के थ्रू भी कर सकते हैं. The degree of crystallinity range from 5 to 95% and expressed by following equations. मीन्स फ्रेंड, जो हमारे पॉलीमर के अंदर क्रिस्टलिनिटी की जो रेंज होती है वो 5% से लेके 95% होती है. मतलब अगर फ्रेंड्स कोई 100% कोई रीजन है तो उस 100% रीजन में 5 से लेके 95% तक क्रिस्टलिनिटी शो हो सकती है पर्टिकुलर उस रीजन में, और बाकी जो हमारे बचे हुए होते हैं वो एमार्फस रीजन शो करते हैं, जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं. XV is equal to DS minus DA divided by DC minus DA, where XV is degree of crystallinity, DA is the density of amorphous sample, DS is the density of semi-crystalline sample and DC is the density of crystalline sample. इस फार्मूले से हम डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी के रेंज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और हम अभी ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे थे डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी में कि जो हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन है, डेंसिटी मेजरमेंट है, NMR है एंड IR है, इसके थ्रू भी हम डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी को मेजर कर सकते हैं. द परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलिनिटी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलिनिटी इज इक्वल टू DC इन ब्रैकेट में DS माइनस DA डिवाइडेड बाई DS इंटू DC माइनस DA इंटू 100. The percentage of crystallinity depends on the basic three factors. First one is the rate of cooling of polymer. If it is high, the crystallinity will be less. Means friend, जब भी हम किसी पॉलीमर से जब भी हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, अगर हम उसमें फास्ट कूलिंग करेंगे, कूलिंग की रेट को इंक्रीज कर देंगे, तो उसकी नेचर जो क्रिस्टलिनिटी वाली है वो डिक्रीज हो जाएगी और वो आइदर सेमी क्रिस्टलाइन और एमार्फस में कन्वर्ट हो जाएगी. मीन्स कूलिंग का एक बहुत बड़ा रोल है पॉलीमर के केस में. अगर हम कूलिंग फास्ट कर देंगे तो उसकी क्रिस्टलिनिटी जो है लूज हो जाएगी. सेकेंड वन इज अ पॉलीमर स्ट्रक्चर. If structure have simple unit and high degree of molecular ordering, they will be more crystalline. In copolymer crystallinity is less. Means friends, अगर structure level पे बात करें तो अगर structure हमारी एक linear और हाईली ऑर्डर्ड मैनर वे में शो कर रही है, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में अभी आपको बताए थे, तो उस केस में जो क्रिस्टलाइन होगी पॉलीमर की वो हाई होगी. मतलब नेचर ऑफ पॉलीमर जो क्रिस्टलाइन नेचर होगा वो ज़्यादा शो करेगा. और अगर बात करें कोपॉलीमर में तो क्रिस्टलिनिटी इज लेस. मीन्स कि कोपॉलीमर का मतलब अलग अलग दो मोनोमर की जब आपस में जुड़ेंगे तो उनमें लीनियर के साथ साथ ब्रांचिंग चेन भी ऐड होते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टलिनिटी हमारी लूज होती है. एंड थर्ड वन इज अ चेन लेंथ, ब्रांचिंग एंड इंटरेक्शन बॉन्डिंग आल्सो अफेक्टेड द क्रिस्टलिनिटी ऑफ पॉलीमर्स. मतलब फ्रेंड्स, जो हमारी चेन की लेंथ होती है और जो हमारी ब्रांचिंग होती है और जो हमारे मोनोमर के बीच में बॉन्डिंग होती है वो भी क्रिस्टलिनिटी को अफेक्ट करते हैं. HDP हैव लॉन्ग अनब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन एंड फ्रॉम क्रिस्टलाइन विथ एमार्फस सेगमेंट मटेरियल विथ LDP हैविंग स्मॉल बट हाईली ब्रांच चेन. मीन्स फ्रेंड, अगर हम HDP और LDP में कंपैरिजन करें तो जो हमारा HDP होता है उसमें जो मोनोमर्स की जो अरेंजमेंट होती है, जो उसमें हाइड्रोकार्बन के जो चेन जुड़े होते हैं वो एक लीनियर हाईली ऑर्डर्ड मैनर वे में जुड़े होते हैं. अगर वहीं पे बात करें हम LDP की, जो कि लीनियर डेंसिटी पॉलीएथिलीन के नाम से जाना जाता है, इसमें लीनियर चेन के साथ साथ हमारे ब्रांचिंग चेन भी जुड़े होते हैं, वो भी हाईली ब्रांच चेन जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो है लो डेंसिटी पाई जाती है और इसमें जो क्रिस्टलाइन रीजन होता है वो कम होता है. इसकी वजह से ये एमार्फस रीजन ज़्यादा शो करते हैं.
not form crystalline structure easily. They are soft, weaker, less dense and easily deform polymers. Means फ्रेंड जो LDP होता है, जो हमारा एमार्फस रीजन ज़्यादा शो करता है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट होते हैं और जो इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं कंपेरिजन टू HDP, और लेस डेंस होते हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है इन कंपेरिजन टू HDP, और ये इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं। बात करें क्रिस्टलाइजेबिलिटी की, तो क्रिस्टलाइजेबिलिटी इज द मैक्सिमम क्रिस्टलिनिटी दैट अ पॉलीमर कैन बी अचीव एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मीन्स फ्रेंड, जो हमारी क्रिस्टलाइजेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम क्रिस्टलिनिटी ऑफ पॉलीमर होती है जो कि हम अचीव करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस्टलाइजेबिलिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन, ये जो हमारा पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है क्रिस्टलाइजेबिलिटी का, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें हमारा पहला है द केमिकल नेचर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर चेन। हार्डर द पॉलीमर ग्रेटर द क्रिस्टलिनिटी, हायर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ग्रेटर द क्रिस्टलिनिटी। मीन्स जो हमारे पॉलीमर में स्ट्रक्चर लेवल पे अगर हम बात करें तो जो उनमें बॉन्डिंग जो जुड़े होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के द्वारा, अगर वो फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होते हैं तो उसमें इसका मतलब है कि उसकी क्रिस्टलिनिटी ज़्यादा है। और अगर कोई पॉलीमर मटेरियल अगर हमारा हार्ड है तो इसका मतलब ये है कि उसकी क्रिस्टलिनिटी ज़्यादा है। अगर दूसरे पॉइंट पे हम बात करें ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, क्रिस्टलिनिटी ऑफ लीनियर पॉलीइथिलीन इज 90% वाइल ब्रांच पॉलीइथिलीन इज 40% ओनली। मीन्स फ्रेंड, अगर हम पॉलीइथिलीन में बात करें तो हमारा HDP भी है और LDP है। तो जो हमारा HDP के केस में जो कि एक लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है उसमें 90% क्रिस्टलिनिटी शो करती है, और अगर LDP की बात करें तो जिसमें हमारा 40% हमारा सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है, जो कि हमारा 40% क्रिस्टलिनिटी हुआ LDP के केस में। द ट्रांस आइसोमर गट्टा पर्चा इज मोर क्रिस्टलाइन देन सिस आइसोमर, जिसको हम नेचुरल रबर के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल रबर को जब हम गट्टा पर्चा एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू जब हम उसको हार्ड करते हैं तो वो हमारा जो है मोर क्रिस्टलाइन होता है, और हम इस प्रोसेस को इसीलिए करते हैं ताकि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव हो सके, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी तभी इंप्रूव होगी जब उसमें क्रिस्टलाइन रीजन ज़्यादा होंगे। होमोपॉलीमर्स आर मोर क्रिस्टलाइन देन कोपॉलीमर। मीन्स फ्रेंड, जो हमारे होमोपॉलीमर होते हैं जिनमें एक ही तरह के मोनोमर होते हैं वो ज़्यादा क्रिस्टलाइन होते हैं इन कंपेरिजन टू कोपॉलीमर, क्योंकि कोपॉलीमर में अलग अलग मोनोमर डिफरेंट ब्रांचिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इस वजह से होमोपॉलीमर में क्रिस्टलिनिटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू कोपॉलीमर्स। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमेरिक चेन, हाई मॉलिक्यूलर वेट फेवर द क्रिस्टलिनिटी। मीन्स फ्रेंड, किसी भी पॉलीमर के अंदर अगर हमारा मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो क्रिस्टलिनिटी रीजन को ज़्यादा, क्रिस्टलिनिटी परसेंटेज को ज़्यादा शो कर रहा है। मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन इन द पॉलीमर, नैरो एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज द क्रिस्टलिनिटी। मीन्स फ्रेंड, मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि जिसमें शार्प मेल्टिंग टेम्परेचर मिलते हैं, उसी तरह नैरो एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि जिसमें शार्प पीक हमें मिलते हैं और हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, उसकी वजह से परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलिनिटी इंक्रीज हो जाती है। रेट ऑफ कूलिंग, अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि रेट ऑफ कूलिंग अगर इंक्रीज कर देंगे तो क्रिस्टलिनिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइजेबिलिटी भी हमारा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन पॉलीमर, ये भी एक हमारा फैक्टर है। एंड लास्ट वन इज द रेट ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। सो गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलिनिटी ऑफ पॉलीमर और कौन कौन सी प्रॉपर्टी इफ़ेक्ट होती है क्रिस्टलिनिटी की वजह से, और हम इसमें डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी एंड ऑर्डर ऑफ पॉलीमर के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।